अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कल हमने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ लिया। उसमें हमने दो तरह के बॉन्ड्स पढ़ लिए, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो आज हमें इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है। इसकी हेडिंग है सम इम्पॉर्टेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बॉन्ड्स जो हैं इसके अपने कुछ कैरेक्टर्स हैं जिससे हम डिफरेंट बॉन्ड्स की पहचान कर सकते हैं, या बॉन्ड किस नेचर का है। नेचर ऑफ द बॉन्ड अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मदद करते हैं। तो जनरली हमारे पास चार बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है, उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। दूसरा जो है दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी, या इसे बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। तीसरा जो है दैट इज़ बॉन्ड एंगल, और चौथा जो है दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। ये चार कैरेक्टर्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स। तो सबसे पहले हम पहला कैरेक्टर लेंगे, दैट इज़ बॉन्ड लेंथ। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जिस वक्त दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एटम्स क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। जो ही एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। मगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये किसी हद तक ही बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक आने के बाद इसमें रिपल्शन फोर्सेस बढ़ जाते हैं। तो रिपल्शन फोर्सेस फिर इन एटम्स को एक हद से आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के दौरान ये दो एटम्स जो हैं, जैसे आपने देख लिया ओवरलैपिंग में भी, जब ओवरलैपिंग होती है दो एटम्स के दरमियान, ये ओवरलैपिंग सिर्फ एक हद तक हो सकती है। क्योंकि अगर ओवरलैपिंग, जैसे हमने कल भी कहा था, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो अगर ये ओवरलैपिंग जो है अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है जो न्यूक्लियस जो हैं ये ज़्यादा क्लोज आएंगे। तो न्यूक्लियस पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये रिपेल करेंगे। इसलिए जो न्यूक्लियस जब ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड बनता है, ये दो एटम्स जो हैं ये सिर्फ एक हद तक ही ओवरलैपिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस, एक फिक्स्ड डिस्टेंस रहती है। ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इन न्यूक्लियई के दरमियान है, उन एटम्स के न्यूक्लियई के दरमियान जो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो इस तरह से अगर हमें बॉन्ड लेंथ डिफाइन करनी हो तो हम कहेंगे द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the centers of the nuclei, between the centers of nuclei of the two bonded atoms, of the two bonded atoms is called bond length. आप समझ गए होंगे द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, क्योंकि मेंटेन हो रही किस वजह से, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन। तो अगर सिर्फ अट्रैक्शन ही होती तो फिर दो एटम्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते, तो एक दूसरे में सबमर्ज हो जाते। मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रिपल्शन उनको ज़्यादा नज़दीक आने नहीं देती है। और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो मेंटेन होती है बिटवीन द टू एटम्स, तो उस वक्त जो उनके न्यूक्लियई के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे ऊपर आपने देख लिया, ये जो न्यूक्लियर ओवरलैपिंग के बाद जो इनके दरमियान डिस्टेंस मेंटेन हो गई, इसी डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। तो जहाँ तक आयनिक कंपाउंड्स का ताल्लुक है,
आयनिक कंपाउंड्स में अगर आपको बॉन्ड लेंथ मेजर करनी हो तो आयनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड लेंथ होती है सम ऑफ आयनिक रेडियस, सम ऑफ आयनिक रेडियस, यानी दो एटम्स की आयनिक रेडियस क्या है। मिसाल तो अगर देख लेंगे सोडियम क्लोराइड में आपको बॉन्ड लेंथ होगी इक्वल टू रेडियस ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। उसके बरक्स अगर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है तो कोवलेंट कंपाउंड में भी जो बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ इन कोवलेंट कंपाउंड इज इक्वल टू सम ऑफ कोवलेंट रेडियस, सम ऑफ कोवलेंट रेडियस। मिसाल तौर पर हमारे पास अगर दो एटम्स हैं ए और बी, इफ दीज टू एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बी, तो इनकी बॉन्डिंग जो होगी दैट विल बी कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, ये होगी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जनरली बॉन्ड लेंथ हम मेजर करते हैं इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। तो आपको मालूम है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर -10 मीटर्स, और इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर्स। पिकोमीटर्स 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर -12 मीटर्स। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है इट इज decided by certain factors. It depends upon certain factors affecting bond length। यानी कौन कौन से चीज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ पे असर पड़ता है। सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज साइज ऑफ द एटम्स, साइज ऑफ द एटम्स, यानी जो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं इनका साइज डिसाइड करता है। आप जानते हैं मिसाल तौर पर अगर हम लेंगे एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास है। आप जानते हैं यहाँ पर एक एटम तो हाइड्रोजन है, इसका साइज तो हर जगह एक जैसा होगा, मगर जहाँ तक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ताल्लुक है इनका साइज तो वेरी होता है। आपने पहले ही पढ़ा है जब हम पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे हेलोजन्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो ही हम नीचे आएंगे ऊपर से नीचे तक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है ये बढ़ जाता है। इसलिए फ्लोरीन छोटा एटम है, क्लोरीन बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन उससे बड़ा है। तो क्या होगा जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन छोटा एटम है, तो यहाँ पर उसके बरक्स हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, क्लोरीन बड़ा एटम है, फिर हाइड्रोजन और ब्रोमीन, ब्रोमीन उससे बड़ा एटम है, फिर हाइड्रोजन और आयोडीन, आयोडीन उससे ज़्यादा बड़ा एटम है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इनके न्यूक्लियस के दरमियान क्या डिस्टेंस होगी, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या होगी, और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या होगी। जितना साइज ऑफ द एटम बढ़ जाता है ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन फ्लोराइड में है इट इज़ लेस देन हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड इट इज़ लेस देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड इट इज़ लेस देन हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड जो है ये सबसे, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो हाइड्रोजन फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है। इस तरह से बॉन्ड लेंथ जो है इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एटम। इसी तरह से दूसरा चीज़ जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। ये बहुत आसान है समझना। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, हम जानते हैं कुछ एटम्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। मिसाल के तौर पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन्स में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है।
क्योंकि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि आप जानते हैं डबल बॉन्ड मीन्स दो बॉन्ड बन जाते हैं, तो दो बॉन्ड्स की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है एटम ज़्यादा क्लोज आएंगे। जब एटम क्लोज आएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में चूंकि 3 बॉन्ड हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लेंथ जो है ये और भी ज़्यादा कम होगी। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ जो है इट डिक्रीजेस। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर, it is greater than carbon carbon double bond, and carbon carbon double bond length is greater than carbon carbon triple bond length. तो इस तरह से multiplicity of the bonds जो है it again affects the bond length. इसी तरह से तीसरा important point जो है that is type of hybridization. type of hybridization, क्योंकि अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ी है तो इस वजह से आपके लिए थोड़ा अभी नया है। फिर भी मैं बता के रखूं, बाद में हम इंशाल्लाह जब हम हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे वहाँ पर हम ये पॉइंट फिर से डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे बॉन्ड लेंथ पे असर अंदाज हो जाती है। फिर भी आप याद रखिए कि जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है देन sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से इसमें जो बॉन्ड जो हाइब्रिडाइजेशन है इट हैज़, इसमें यहाँ सिंगल बॉन्ड एक्चुअली बनते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बनता है या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। मगर इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट हमें ये देखना है कि ये जो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल बॉन्ड बनेगा उस वक्त बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह से जब सिग्मा बॉन्ड बनता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के दौरान उसका जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है। इसी तरह से जो sp हाइब्रिडाइजेशन के जरिए बॉन्ड बनेगा वहाँ पे भी डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जो कार्बन का जो आर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं s और p आर्बिटल्स, उनकी जो परसेंटेज है हाइब्रिडाइजेशन में वो डिफ़र करती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली 50% इसमें s करेक्टर है, 50% p करेक्टर है। उसके बरक्स यहाँ पर सिर्फ 33% s करेक्टर है, 66% p करेक्टर है। यहाँ पर 25% s करेक्टर है, 75% p करेक्टर है। तो इस वजह से यानी s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी वजह से बॉन्ड लेंथ पे डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन भी बॉन्ड लेंथ में अपना असर रखती है। तो ये हम इंशाल्लाह डिटेल में तब डिस्कस करेंगे या तब हमारी समझ में अच्छी तरह से आएगा जब हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो ये एक कैरेक्टर था बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ क्या हुई, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। और ये बॉन्ड लेंथ जो है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इट इज़ द सम ऑफ आयनिक रेडियस, in case of covalent compounds it is equal to sum of the covalent radii. It is measured in terms of angstrom units and picometers, and this bond length is affected by 3 factors. One is size of the atoms as you have seen here, and number 2 is multiplicity of the bonds, and third is the type of hybridization. So this is one character of bonds. Then there is another character, that is bond enthalpy. Bond एंथैल्पी बहुत ही आसान कैरेक्टर है, इसको हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी, और हम इससे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखिए हमने पढ़ा है जब दो एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, जब अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन की वजह से ये एटम्स जो हैं दे लूज़ द एनर्जी। इसका मतलब है इनकी एनर्जी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, इनकी एनर्जी कम होती जा रही है। तब तक जब एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो उस वक़्त इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक, या जब हमने ऑर्बिटल कंसेप्ट पढ़ा,
ऑर्बिटल कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा कि जब ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग की वजह से ये एटम्स जो हैं ये एनर्जी लॉस कर, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। इसका मतलब है जब एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी तो ये जो एटम्स हैं ये लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। जब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये स्टेबल बन जाते हैं। इसी तरह से अगर अब हम ये चाहेंगे कि इन बॉन्डेड एटम्स को एक दूसरे से हम दूर करें, अगर हम बॉन्डेड एटम्स को एक दूसरे से दूर करना चाहेंगे तो उस वक्त हमें यहीं से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो एनर्जी बॉन्ड बनने के दौरान रिलीज हो जाती है या बॉन्ड ब्रेक करने के दौरान हमें यहीं से देनी पड़ती है, एक्चुअली इसी एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी जो है ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी ली जाती है कि हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होती है, उसी एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं या बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो इस तरह से अगर हमें बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, the amount of energy required to break 1 mole of bonds, to break 1 mole of bonds of a particular type, of a particular type। जाहिर सी बात है जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एटम्स में तब्दील होगा, तो वो एटम्स जो होते हैं वो गैसियस स्टेट अख्तियार करते हैं। तो हम लिख सकते हैं टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप सो एज टू सेपरेट देम, so as to separate them into gaseous atoms, into gaseous atoms is called as bond energy, is called as bond energy और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है ना। तो बॉन्ड एनर्जी जो है अब हमें पता चला ये वो एनर्जी है जो बॉन्ड बनने के दौरान रिलीज हो जाती है या बॉन्ड एक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें यहाँ से देनी पड़ती है। तो इसको हम अक्सर बॉन्ड एनर्जी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो है इट इज़ फॉर 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, दिस वाई इट इज़ किलो जूल्स पर मोल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जहाँ तक ताल्लुक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी हो जाती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। मिसाल तौर पर अगर आप ये मॉलिक्यूल लेंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मॉलिक्यूल्स, इनमें बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स हैं, इनकी में जो अट्रैक्शन है वो वेरी हो जाती है, इस वजह से डिफरेंट है इनकी बॉन्ड एनर्जीज। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एनर्जी की इनके दरमियान सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एक जैसी है। उसके बरक्स जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं या एक से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, मिसाल तौर पर एक सिंपल से एग्जांपल हम लेंगे, मिसाल वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें 2 बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। जाहिर सी सूरत में दोनों बॉन्ड तो एक जैसे लगते हैं, मगर जहाँ तक इनकी बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक है, इनकी बॉन्ड एनर्जी एक जैसी नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब हम पहला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो पहले बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा है, दैट इज़ 502 किलो जूल्स। उसके बरक्स जब दूसरा बॉन्ड हमें ब्रेक करना हो तो इसमें हमें कम बॉन्ड एनर्जी दरकार होती है, दैट इज़ 427 किलो जूल्स। इसकी वजह यह है कि आप देख लीजिए जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ये स्ट्रक्चर है H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में इस वक्त 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। जब हम यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो ये जो OH रह जाता है, अब OH में
बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगी, यानी अगर बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा कि जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो इसे क्या होगा, तो हाइड्रोजन अलग तो हो गया, अब जो OH रहता है, अब इसमें ऑक्सीजन पे 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले तो 4 ही थे, अब 5 ही। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ऑक्सीजन पे है वो डिफरेंट है उस वक्त से जिस वक्त ये एज ए वाटर मॉलिक्यूल था। तो ये जो एनवायरनमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, बॉन्ड एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब दूसरा बॉन्ड ब्रेक करना हो तो दूसरे बॉन्ड के लिए जो एनवायरनमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो डिफरेंट होता है, तो उस वजह से बॉन्ड एनर्जी दूसरे बॉन्ड की सेम नहीं रहती है। तो अब हम क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास डेवलप हो जाती है तो फिर वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी लेते हैं। जैसे यहाँ वाटर में अब एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 502 है, दूसरे की 427 है, तो वाटर मॉलिक्यूल में हम बॉन्ड एनर्जी लेते हैं एवरेज ऑफ 427, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 464.5 किलो जूल्स पर मोल। तो जिस तरह से बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, इसी तरह से बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हम इन पे थोड़ी सी नज़र डाल देंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। तो इसमें भी 3 फैक्टर्स हैं। एक है साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम, जाहिर सी बात है जब एटम्स का साइज बढ़ जाता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी इसका मतलब एटम्स दूर दूर हैं, तो इन एटम्स को जो दूर होते हैं उनको ब्रेक करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से साइज ऑफ द एटम जो है इस पे क्या बॉन्ड एनर्जी जो है इस पे भी डिपेंड करती है। अगर साइज ज़्यादा होगा, लार्जर द साइज ऑफ द एटम, larger the size, lesser is the bond energy, lesser is the bond energy। इसलिए आप देखेंगे जो हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू HCl, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो बॉन्ड एनर्जी जो है इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एटम, ग्रेटर द साइज और ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, लेसर इज द बॉन्ड एनर्जी। इसी तरह से इट डिपेंड्स अपॉन द मल्टीपलिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स, ये भी जाहिर सी बात है। मल्टीपलिसिटी ऑफ द बॉन्ड जैसे आपने देख लिया, मल्टीपल बॉन्ड बनने की वजह से एटम्स ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, तो इसका मतलब है जब एटम्स ज़्यादा क्लोज आ गए तो ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, यानी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो या आप इस तरह भी कह सकते हैं जहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड में तो हमें एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड ब्रेक करने। जाहिर सी बात है 3 बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उससे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ उससे भी ज़्यादा होती है। इसी तरह से तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। दो जो लोन पेयर्स हैं इनकी वजह से जो बॉन्ड एनर्जी है उस पर असर पड़ जाता है। मिसाल तौर पर अगर हमने ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, आप एक बात याद रखिए ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है एक्चुअली कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, हमने सिर्फ एक बॉन्ड लिया सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। इसी तरह से नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड बनते हैं, 3 में से 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है इसमें एक्चुअली 3 बॉन्ड होते हैं, तो उस वक्त नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड लेंगे तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन फ्लोरीन जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वहाँ फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उतनी ही बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद होने के सबब बॉन्ड वीक हो जाता है। तो इस तरह से कार्बन की बॉन्ड एनर्जी अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसकी बॉन्ड एनर्जी है
348 किलो जूल्स। यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी कम होके 163 किलो जूल्स बन जाती है। उसके बरअक्स ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी और कम होके 146 किलो जूल्स बनती है। और फ्लोरीन में तीन बॉन्ड पेयर हैं तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी फर्दर डिक्रीज होके 139 किलो जूल्स बन जाती है। तो इस तरह से जितने ज़्यादा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे तो उस वजह से बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से दो कैरेक्टर्स हो गए, एक हो गया बॉन्ड लेंथ, दूसरी हो गई बॉन्ड एनर्जी। तो तीसरा फैक्टर जो है दैट इज़ बॉन्ड एंगल, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।